दोस्तों, जरा सोचिए, एक लड़का जो तपती धूप में सड़क किनारे पानी बेचकर अपने मरते पिता की दवा का इंतजाम करता है, और एक करोड़पति महिला जिसकी एक चिट्ठी पर बड़े बड़े लोग झुक जाते हैं। इन दोनों की दुनिया में ज़मीन और आसमान जितना फ़र्क था। पर जिस दिन इन दोनों की किस्मत एक मोड़ पर टकराई, उस दिन जो हुआ उसने ना सिर्फ दोनों की ज़िंदगी बदल दी, बल्कि उस पूरे शहर की सोच हिला दी। उस करोड़पति महिला ने उस गरीब लड़के के साथ जो किया, वो सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी और दिल कहेगा, काश हर इंसान ऐसा होता। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो असरदार हिंदी कहानियाँ को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, शहर का नाम था देवगढ़, और देवगढ़ के सबसे पुराने शिव मंदिर के ठीक सामने, जहाँ हर सुबह सैकड़ों लोग माथा टेकने आते थे, वहीं सड़क के एक कोने पर एक छोटा सा ठेला लगता था। नीली प्लास्टिक की बोतलें, बर्फ़ से भरी एक पुरानी बाल्टी और उस ठेले के पीछे खड़ा एक दुबला पतला नौजवान, उम्र यही कोई 27-28 साल। नाम था आर्यन। आर्यन के कपड़े फटे नहीं थे, पर इतने पुराने जरूर थे कि उनका रंग धूप में उड़ चुका था। पैरों में रबड़ की चप्पल, जिसका एक फीता टूटकर सुतली से बंधा हुआ था। पर दोस्तों, उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसके फटे हाल कपड़ों से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। एक अजीब सी चमक, एक गहरा आत्मसम्मान, जैसे ये लड़का कभी किसी और ही दुनिया का हिस्सा रहा हो। वो हर आने जाने वाले से बड़ी इज्जत से कहता, ठंडा पानी ले लीजिए साहब, भगवान के दर्शन से पहले गला तर कर लीजिए। कोई रुकता, कोई बिना देखे आगे बढ़ जाता, कोई पानी पीकर पैसे देना भूल जाता। पर आर्यन कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था, बस एक हल्की मुस्कान के साथ अगले इंसान की तरफ मुड़ जाता। क्योंकि दोस्तों, ज़िंदगी से लड़ने वाले लोग छोटी छोटी बातों पर टूटा नहीं करते। पर इस मुस्कान के पीछे एक कहानी थी जो कोई नहीं जानता था। किसी को नहीं पता था कि यही लड़का कभी अपने जिले का टॉपर हुआ करता था। किसी को नहीं पता था कि इसके बैग में आज भी एक MBA की डिग्री बंद पड़ी है, जो अब बस कागज़ का एक टुकड़ा बनकर रह गई थी। और किसी को नहीं पता था कि कल रात इस लड़के ने अपने गांव से आए एक फ़ोन के बाद पूरी रात आंखों में काटी थी। फ़ोन उसकी माँ का था। पिता की सांसें उखड़ रही थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि अगर इस हफ्ते इलाज शुरू ना हुआ तो। माँ की रोती हुई आवाज़ आज भी उसके कानों में गूंज रही थी। घर में दवा के पैसे नहीं थे, राशन का डिब्बा खाली था, और आर्यन के पास इस ठेले के अलावा कुछ भी नहीं था। उस सुबह आर्यन का मन बहुत भारी था। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, भगवान बस एक रास्ता दिखा दे, एक मौका दे दे। और शायद भगवान ने उसकी सुन ली थी, पर जिस तरह से सुनी वो आर्यन ने सपने में भी नहीं सोचा था। ठीक उसी वक्त सड़क के दूसरे छोर से कई काली चमचमाती गाड़ियाँ मंदिर की तरफ आती दिखाई दी। मंदिर के बाहर खड़े लोग अचानक सतर्क हो गए। पहले से तैनात कुछ सुरक्षाकर्मी इधर उधर खड़े हो गए। आर्यन जानता था ये रोज का नज़ारा था। हर सुबह ठीक इसी वक्त शहर की सबसे बड़ी उद्योगपति और समाज सेविका मीरा माथुर इस मंदिर में दर्शन करने आती थी। दोस्तों, मीरा माथुर का नाम पूरे देवगढ़ में बड़े सम्मान से लिया जाता था। माथुर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन, हजारों लोगों को रोजगार देने वाली, सैकड़ों गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने वाली। पर इस सम्मान के पीछे एक खालीपन था जो कोई नहीं देख पाता था। 5 साल पहले एक कार हादसे में मीरा ने अपने पति को खो दिया था। उस दिन के बाद वो हंसना भूल गई थी। उन्होंने खुद को पूरी तरह काम और समाज सेवा में डुबो दिया था। बाहर से वो लोहे की तरह मजबूत दिखती थी, पर अंदर से एक टूटा हुआ आईना था। गाड़ियाँ मंदिर के सामने रुकी। एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी, चेहरे पर गहरी गंभीरता लिए मीरा गाड़ी से उतरी। उनकी चाल में एक ऐसा आत्मविश्वास था कि आसपास खड़े लोग अपने आप रास्ता छोड़ देते थे, पर उनकी नज़रें हमेशा झुकी रहती थीं।
जैसे ज़मीन में कुछ खोज रही हो। शायद वो सुकून जो बरसों पहले उनसे छिन गया था। आर्यन रोज़ उन्हें देखता था और रोज़ उसके मन में एक उम्मीद जागती थी कि अगर कोई उसकी ज़िंदगी बदल सकता है तो शायद यही महिला बदल सकती है। पर हर बार उसका आत्मसम्मान उसके कदम रोक देता। उसे लगता कहीं लोग उसे भिखारी ना समझ लें। पर दोस्तों, उस दिन हालात अलग थे। आज पिता की दवा का सवाल था, आज माँ के आंसुओं का सवाल था और आज आर्यन ने तय कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए आज वो बात करके रहेगा। मीरा मंदिर के अंदर जा चुकी थी। आर्यन का दिल जोरों से धड़क रहा था, उसके हाथ पसीने से तर थे। उसने एक गहरी सांस ली, अपने ठेले को वहीं छोड़ा और धीरे धीरे मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ने लगा। पर वो 2 कदम भी नहीं चल पाया था कि एक लंबा चौड़ा गार्ड बीच में आ गया। कहाँ घुसा जा रहा है? पीछे हट। आर्यन घबरा गया, पर उसने हिम्मत करके कहा, भैया मुझे बस मैडम से 2 मिनट बात करनी है, बस एक बार। गार्ड ने उसे सिर से पांव तक देखा और ज़ोर से हंस पड़ा। तेरे जैसे रोज़ 10 आते हैं, मैडम फालतू लोगों से नहीं मिलती, चल हट यहाँ से। आसपास खड़े कुछ लोग भी हंसने लगे। आर्यन का चेहरा शर्म से झुक गया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने कांपती आवाज़ में फिर कहा, भैया मैं भीख नहीं मांग रहा, मैं बस काम मांगना चाहता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। इस बार दूसरे गार्ड का सब्र टूट गया। उसने आर्यन का कंधा पकड़ा और ज़ोर से पीछे की तरफ धक्का दे दिया। बहरा है क्या? कहा ना, निकल यहाँ से। धक्का इतना तेज़ था कि आर्यन संभल नहीं पाया। वो लड़खड़ाकर मंदिर की सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। उसके हाथ की पकड़ी हुई कुछ बोतलें छिटक कर सड़क पर बिखर गई। उसके घुटने छिल गए, हथेलियों से खून रिसने लगा। आसपास खड़े लोग तमाशा देखने लगे, पर किसी एक ने भी हाथ बढ़ाकर उसे उठाने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, ज़मीन पर गिरे उस लड़के को जितनी चोट घुटनों पर लगी थी, उससे कहीं ज़्यादा गहरी चोट उसके आत्मसम्मान पर लगी थी। उसकी आंखें भर आई, पर उसने होठ भींच लिए और आंसू अंदर ही पी गए। वो धीरे धीरे उठा, अपने घुटनों की धूल झाड़ी और बिखरी बोतलें समेटने लगा। और ठीक उसी पल मंदिर के अंदर से मीरा माथुर बाहर निकली। उनकी नज़र सीधे उस दृश्य पर पड़ी। ज़मीन पर बिखरी पानी की बोतलें और घुटनों के बल झुका एक घायल लड़का। मीरा के कदम वहीं ठहर गए। गार्ड फौरन सावधान होकर सीधे खड़े हो गए। मीरा की गंभीर आवाज़ गूंजी, यहाँ क्या हो रहा है? गार्ड हड़बड़ाकर बोला, कुछ नहीं मैडम, ये लड़का ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, हमने रोक दिया। मीरा की नज़र आर्यन पर टिकी रही। उन्होंने देखा लड़के की घुटनों से खून बह रहा था। उसका चेहरा अपमान से लाल था, फिर भी वो चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। उसने एक बार भी गार्ड से बहस नहीं की, एक बार भी शिकायत नहीं की। और यही बात मीरा को अजीब लगी। उन्होंने आज तक देखा था कि ऐसे मौक़ों पर लोग चीखते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हंगामा करते हैं, पर ये लड़का तो जैसे अपने अपमान को भी सम्मान के साथ झेल रहा था। मीरा धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरकर आर्यन के पास आई। उनकी आवाज़ अब थोड़ी नर्म थी। तुम्हें मुझसे क्या काम था? आर्यन ने पहली बार सिर उठाकर उनकी आंखों में देखा। उन आंखों में डर नहीं था, बस एक टूटी हुई उम्मीद थी। उसने धीमी पर साफ आवाज़ में कहा, मैडम मैं पढ़ा लिखा हूँ, MBA किया है मैंने, नौकरी की बहुत तलाश की, पर हर जगह या तो पैसे मांगे गए या किसी की सिफारिश, मेरे पास दोनों नहीं हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आपकी कंपनी में मुझे कोई छोटा मोटा काम मिल जाए, मेरे बूढ़े माँ बाप की ज़िंदगी संभल जाएगी। ये सुनकर एक गार्ड फिर हंस पड़ा। MBA किया है और पानी बेच रहा है, वाह। पूरा माहौल फिर हंसी में डूबने लगा। पर आर्यन ने सिर्फ एक वाक्य कहा, और वो वाक्य ऐसा था कि हंसी अचानक थम गई। गरीबी डिग्री नहीं देखती साहब, वो बस पेट देखती है। दोस्तों, ये एक वाक्य सुनकर मीरा माथुर के चेहरे पर 5 साल बाद पहली बार कोई भाव आया। उनकी आंखों की कठोरता थोड़ी पिघल गई। उन्होंने उस लड़के को गौर से देखा। फटी चप्पल, पुराने कपड़े, खून से सने घुटने, पर इन सब के बीच एक ऐसा स्वाभिमान जो किसी अमीर के बेटे में भी नहीं होता। मीरा ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा और कहा, इनका नाम और नंबर नोट करो। गार्ड हैरान रह गए। आर्यन को तो
जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। असिस्टेंट ने डायरी निकाली। आर्यन कांपते हाथों और भर्राई आवाज़ में अपना नंबर बताने लगा, क्योंकि दोस्तों शायद ज़िंदगी में पहली बार किसी बड़े इंसान ने उसे इंसान समझकर बात की थी। नंबर लिखवाने के बाद मीरा जाने लगी, पर गाड़ी तक पहुंचकर वो अचानक रुक गई। उन्होंने पीछे मुड़कर पूछा, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या करोगे? आर्य ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, इतनी मेहनत करूँगा मैडम कि आपको कभी ये अफसोस नहीं होगा कि आपने एक गरीब पर भरोसा किया। मीरा कुछ पल उसे देखती रही, फिर उनके होठों पर एक बेहद हल्की, बरसों से गुम मुस्कान तैर गई और वो गाड़ी में बैठकर चली गई। पर दोस्तों वो जाते जाते अपने पीछे एक ऐसी उम्मीद छोड़ गई थी जिसने महीनों से टूटे एक लड़के की हिम्मत को फिर से जिंदा कर दिया था। उस दिन मंदिर के बाहर खड़ा वो पानी बेचने वाला लड़का पहली बार खुद को इस दुनिया में अकेला महसूस नहीं कर रहा था। दोस्तों कहानी यहाँ अभी शुरू ही हुई है। आगे आप देखेंगे कि किस्मत इन दोनों को किस मोड़ पर ले जाती है। पर उससे पहले अगर कहानी पसंद आ रही है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उस दिन के बाद आर्यन की ज़िंदगी बाहर से तो वैसी ही रही, वही ठेला, वही धूप, वही सड़क, पर उसके भीतर कुछ बदल गया था। महीनों बाद उसे लगा था जैसे ज़िंदगी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, अभी सब खत्म नहीं हुआ। अब वो हर सुबह पहले से ज़्यादा मेहनत करता, पर दिन बीतते गए। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, पूरा हफ्ता निकल गया, कोई फ़ोन नहीं आया। आर्यन की उम्मीद फिर दम तोड़ने लगी। उसे लगने लगा कि शायद वो भी बाकी अमीरों की तरह सिर्फ दिलासा देकर भूल गई होगी। उस रात आर्यन मंदिर के पीछे की टूटी दीवार के पास बैठा आसमान देख रहा था। उसकी आंखों के सामने माँ का झुर्रियों भरा चेहरा घूम रहा था, पिता की उखड़ती सांसें और वो टपकती छत वाला घर। तभी उसका पुराना कीपैड फ़ोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर। हेलो। आर्यन की आवाज़ कांप रही थी। दूसरी तरफ से एक महिला बोली, क्या आप आर्यन बोल रहे हैं? मैं माथुर ग्रुप के ऑफिस से बोल रही हूँ। मीरा मैडम ने आपको कल सुबह 10 बजे ऑफिस बुलाया है। कुछ पल आर्यन के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसे लगा जैसे उसने गलत सुन लिया हो। हाँ हेलो, सुन रहे हैं? जी मैडम, जी मैं ज़रूर आऊँगा, आर्यन हड़बड़ा कर बोला। फ़ोन कट गया, पर उसकी धड़कनें घंटों तेज रही। उस रात वो सो नहीं पाया। उसने अपने पुराने सर्टिफिकेट निकाल कर साफ़ किए, अपनी इकलौती अच्छी शर्ट को रात भर तकिए के नीचे दबा कर रखा ताकि उसकी सिलवटें मिट जाएं। अगली सुबह वो शहर के सबसे ऊंचे बिजनेस टावर के सामने खड़ा था। शीशे से बनी 20 मंजिला इमारत, जिसके बाहर सुनहरे अक्षरों में लिखा था माथुर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़। अंदर जाते लोग बड़े बड़े अफसर लग रहे थे। आर्य ने अपने पुराने कपड़ों की तरफ देखा और एक पल को उसके कदम रुक गए। उसे लगा वो यहाँ फिट नहीं बैठता। तभी उसे माँ की एक बात याद आई, बेटा गरीब होना शर्म की बात नहीं, गलत रास्ता चुनना शर्म की बात है। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर चला गया। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने पहले उसे अजीब नज़रों से देखा, पर जैसे ही उसने मीरा का नाम लिया उसका रवैया बदल गया। मैडम आपका इंतज़ार कर रही हैं। आर्यन को एक बड़े कैबिन तक ले जाया गया। दरवाज़ा खुला। अंदर मीरा बैठी थी, सफ़ेद साड़ी, सामने फाइलों का ढेर और चेहरे पर वही गंभीरता, पर आज उनकी आंखों में एक हल्की गर्मजोशी थी। आओ आर्यन, बैठो। आर्यन धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। मीरा ने कुछ फाइलें उसकी तरफ बढ़ाई। मैंने तुम्हारी पढ़ाई की जानकारी निकलवाई। तुमने सच में बहुत अच्छे नंबरों से पढ़ाई की है, फिर नौकरी क्यों नहीं मिली? आर्यन हल्का मुस्कुराया, पर वो मुस्कान दर्द से भरी थी। मैडम यहाँ डिग्री से ज़्यादा पहचान काम आती है। मेरे पास पहचान नहीं थी। तभी कैबिन का दरवाज़ा खुला और एक आदमी अंदर आया। 50 के आसपास उम्र, महंगा सूट और चेहरे पर घमंड की परतें। ये थे विक्रम सिंघानिया, कंपनी के सबसे पुराने और सबसे ताकतवर बोर्ड मेंबर। उनकी नज़र आर्यन पर पड़ी। ये कौन है मीरा जी? मीरा शांत आवाज़ में बोली, आर्यन आज से हमारे सोशल प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में काम करेगा। विक्रम के चेहरे का रंग बदल गया
उन्होंने आर्यन को सिर से पांव तक घूरा। आप किसी सड़क छाप लड़के को सीधे कंपनी में रख रही हैं, बिना किसी इंटरव्यू के। आर्यन का चेहरा झुक गया। उसे लगा अब सब खत्म। पर तभी मीरा की आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा सख्त हो गई। सड़क पर मेहनत करने वाला इंसान सड़क छाप नहीं होता मिस्टर सिंघानिया, और किसी को मौका देने के लिए मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। विक्रम चुप हो गए, पर उनके चेहरे पर साफ नाराज़गी थी। वो बिना कुछ कहे बाहर निकल गए। आर्यन हैरान था। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके सम्मान के लिए आवाज़ उठाई थी। मीरा ने उसकी तरफ देखा। डरो मत, यहाँ तुम्हारी मेहनत तय करेगी कि तुम कौन हो, तुम्हारी गरीबी नहीं। आर्यन की आंखें भर आई, पर उसने जल्दी से नज़रें झुका ली। उस दिन से आर्यन की नई जिंदगी शुरू हुई। शुरुआत में उसे छोटे काम मिले, गरीब इलाकों में चल रहे पानी और राशन प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनाना। ऑफिस के कुछ लोग उसे देखकर फुसफुसाते, देख पानी वाला आ गया। पर आर्यन हर ताना चुपचाप पी जाता। वो सबसे पहले ऑफिस आता और सबसे आखिर में जाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन मीरा खुद एक गरीब बस्ती का निरीक्षण करने गई। वहाँ बाकी अफसर सिर्फ फ़ोटो खिंचवा रहे थे, पर आर्यन धूप में खड़ा बूढ़ों को पानी बांट रहा था, बच्चों को लाइन में लगा रहा था। तभी एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई और बोली, बेटा, भगवान तुझे बहुत बड़ा आदमी बनाए। तू पहला है जिसने हमें इंसान समझा। मीरा दूर खड़ी ये सब देख रही थी। लौटते वक्त गाड़ी में उन्होंने पूछा, तुम इतना सब क्यों करते हो? आर्यन ने खिड़की से बाहर देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि गरीबी का दर्द मैंने खुद जिया है मैडम। भूखा इंसान सिर्फ रोटी नहीं चाहता, वो सम्मान भी चाहता है। मीरा कुछ पल चुप रह गई। उस रात घर लौटकर भी आर्यन की ये बात उनके मन में गूंजती रही। 5 साल में पहली बार किसी ने उनके दिल के किसी कोने को छुआ था। समय बीतता गया और माथुर ग्रुप में एक नाम तेजी से चर्चा में आने लगा। आर्यन का नाम, वही लड़का जो कुछ महीने पहले पानी बेचता था, आज कंपनी के बड़े सोशल प्रोजेक्ट संभाल रहा था। पर उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि कामयाबी के बाद भी उसमें जरा सा घमंड नहीं आया। वो आज भी गार्ड को नमस्ते कहता, चपरासी के साथ चाय पीता। पर जहाँ कुछ लोग उससे प्यार करने लगे, वहीं कुछ लोग जलने भी लगे। सबसे ज़्यादा जलन थी विक्रम सिंघानिया को। एक शाम बोर्ड रूम में मीटिंग चल रही थी। विक्रम ने फाइल बंद करते हुए कहा, मीरा जी, एक बात पूछूं? आपको नहीं लगता कि आप उस लड़के पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर रही हैं? लोग बातें बना रहे हैं। मीरा की आवाज़ शांत थी। लोगों का काम बातें बनाना है मिस्टर सिंघानिया। विक्रम मुस्कुराया, पर समाज भी कोई चीज़ है मीरा जी। हर किसी को अपने बराबर बिठाने से इज्जत कम होती है। मीरा की आंखों में सख्ती उतर आई। इज्जत पैसे से नहीं, सोच से कम होती है मिस्टर सिंघानिया। पूरा कमरा खामोश हो गया, पर विक्रम ने अंदर ही अंदर ठान लिया था, इस लड़के को ख़त्म करना है। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुई एक गहरी साजिश। अब ऑफिस में आर्यन की फाइलें गायब होने लगी। उसकी मीटिंग का समय जानबूझकर बदला जाने लगा, पर हर बार आर्यन चुप रहता। एक दिन कैफेटेरिया में कुछ लोग ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। जैसे ही आर्यन पहुंचा, एक आदमी व्यंग्य से बोला, अरे भाई, अब तो हमारी कंपनी में पानी बेचने वाले भी मैनेजर बन रहे हैं। सब हंस पड़े। आर्यन कुछ पल चुप खड़ा रहा। फिर उसने सिर्फ इतना कहा, कम से कम मैं मेहनत बेचता हूँ साहब, आत्मसम्मान नहीं। पूरा कमरा शांत हो गया। और दोस्तों, उसी वक्त पीछे खड़ी मीरा ने ये सब सुन लिया था। उन्होंने पहली बार महसूस किया, ये लड़का अपमान सह सकता है, पर अपनी इज्जत गिराकर आगे बढ़ना नहीं जानता। उस रात मीरा अपने आलीशान बंगले की बालकनी में अकेली बैठी थी। सामने शहर की चमकती रोशनियां थीं, पर मन में एक अजीब बेचैनी। 5 साल से जो दिल पत्थर बन गया था, उसमें अचानक एक हलचल सी थी। उन्होंने नीचे देखा। आर्यन गेट पर गार्ड से बात कर रहा था, शायद उसके बेटे की पढ़ाई का खर्च देने की बात। मीरा के होठों पर एक मुस्कान आई, पर उसके साथ ही एक डर भी। समाज, रिश्तेदार, लोग और दोस्तों, जिस डर से मीरा बच रही थी, वो जल्द ही उनके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। कुछ दिनों बाद
कंपनी के 1 करोड़ों के प्रोजेक्ट की खुफिया फाइल अचानक लीक हो गई। बोर्ड में हड़कंप मच गया और विक्रम सिंघानिया ने मौका देखते ही मीटिंग में कहा, मीरा जी, ये काम अंदर के ही किसी आदमी का है और सबसे ज़्यादा एक्सेस किसके पास था? आर्यन के पास। पूरा कमरा आर्यन की तरफ मुड़ गया। आर्यन हैरान रह गया। मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मेरा यकीन कीजिए, विक्रम जोर से बोला। चोर हमेशा यही कहता है। पहली बार आर्यन की आंखों में गहरा दर्द उतर आया। उसे लगा अब शायद मीरा भी उस पर शक करेगी, पर तभी मीरा अपनी कुर्सी से उठी और सख्त आवाज़ में बोली, बस। पूरा कमरा शांत हो गया। मीरा ने सीधे विक्रम की आंखों में देखते हुए कहा, जिस लड़के ने गरीबी में भी अपनी ईमानदारी नहीं बेची, वो करोड़ों देखकर बेईमान नहीं बनेगा। मुझे आर्यन पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। आर्यन की आंखें भर आई। जिंदगी में पहली बार किसी ने बिना सबूत मांगे उस पर इतना भरोसा किया था। और दोस्तों, असली झटका तब लगा जब अगले ही दिन सच सामने आया। फाइल लीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद विक्रम का आदमी था। पूरी साजिश आर्यन को बदनाम करने के लिए रची गई थी। बोर्ड मीटिंग में जब सच खुला तो विक्रम का चेहरा शर्म से झुक गया, पर आर्यन ने फिर भी एक शब्द नहीं कहा। वो चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। मीरा उसके पीछे गई। उन्होंने देखा आर्यन बिल्डिंग की छत पर खड़ा दूर शहर को देख रहा था। मीरा धीरे से उसके पास जाकर खड़ी हुई। तुम ठीक हो? आर्यन हल्का मुस्कुराया, पर वो मुस्कान टूटी हुई थी। गरीब आदमी की सबसे बड़ी समस्या जानती है मैडम, उसे हर बार खुद को ईमानदार साबित करना पड़ता है। मीरा के भीतर कुछ टूट सा गया। तेज हवा चल रही थी। कुछ पल दोनों खामोश खड़े रहे। फिर मीरा ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, अगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूं तब भी? आर्यन ने उनकी तरफ देखा। उन आंखों में पहली बार सिर्फ दया नहीं थी, एक गहरा अपनापन था। पर आर्यन फौरन नजरें झुका गया। मैडम, आप बहुत बड़ी हैं और मैं। मीरा ने उसकी बात बीच में रोक दी। इंसान छोटे बड़े पैसे से नहीं होते आर्यन। उन शब्दों के बाद दोनों फिर चुप हो गए। पर दोस्तों, उस रात पहली बार दोनों के दिलों में एक ऐसा रिश्ता जन्म ले चुका था जिसे अब सिर्फ सम्मान का नाम देना मुश्किल था। दोस्तों, कहानी अब अपने सबसे खूबसूरत और सबसे मुश्किल मोड़ पर पहुंच रही है। पर उससे पहले अगर आप अब तक हमारे साथ हैं तो कमेंट में लिखिए जय हिंद, ताकि मुझे पता चले कि आप कहानी से जुड़े हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समय आगे बढ़ता रहा। मीरा अब खुद समझ चुकी थी कि आर्यन उनके लिए सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रहा। अगर एक दिन भी वो सामने ना दिखे तो उन्हें अजीब बेचैनी होने लगती। पर आर्यन हर पल खुद को सीमाओं में बांधे रखता। फिर एक सुबह आर्यन के चेहरे पर गहरी चिंता थी। मीरा उसके कैबिन के पास रुकी। क्या हुआ आर्यन? आर्यन की आवाज़ टूट रही थी। घर से फ़ोन आया मैडम, पिताजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है कई दिनों से। मीरा ने फ़ौरन कहा, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी गांव जाओ, पर काम बाद में भी हो जाएगा। आर्यन, माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। आर्यन की आंखों में नमी उतर आई। शायद उसे अपनेपन की आदत ही नहीं थी। उसी दोपहर वो गांव के लिए निकल गया। 8 घंटे के सफ़र के बाद बस एक कच्ची सड़क पर पहुंची। चारों तरफ खेत, टूटी सड़कें और छोटे छोटे मिट्टी के घर। यही था आर्यन का गांव, रामपुरा। गांव में कदम रखते ही कुछ लोगों ने ताने कसे, अरे आर्यन आ गया, अब तो शहर में बड़ा आदमी बन गया होगा। आर्यन बिना जवाब दिए सीधे अपने घर की तरफ बढ़ गया। घर गांव के आखिरी छोर पर था। मिट्टी की दीवारें, टपकती छत, दरवाजे पर उसकी माँ शांति देवी बैठी थी। कमज़ोर शरीर, झुकी कमर। बेटे को देखते ही उनकी आंखें भर आई। आर्यन दौड़कर माँ के पैरों में गिर पड़ा। अंदर कमरे में पिता रामलाल खांसते हुए लेटे थे। गरीबी और बीमारी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। उस रात आर्यन अपने पुराने घर की छत के नीचे लेटा सोचता रहा, शहर में लोग करोड़ों की बातें करते हैं और यहाँ उसकी माँ दवा के लिए तरस रही है। अगली सुबह गांव में अचानक हलचल मच गई। सड़क पर कई बड़ी गाड़ियाँ आकर रुकी। बच्चे दौड़ पड़े। किसका काफिला आया है? कुछ ही देर में सफ़ेद साड़ी पहने मीरा माथुर गाड़ी से उतरी। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था
कि शहर की इतनी बड़ी महिला इस छोटे से गांव में आएगी। आर्यन घर से बाहर निकला और मीरा को सामने देखकर हैरान रह गया। मैडम, आप यहाँ? मीरा हल्का मुस्कुराए। तुम्हारे पिताजी की तबीयत देखने आई हूँ। मीरा सीधे मिट्टी के आंगन में चली गई। शांति देवी घबराकर खड़ी हो गई और तभी मीरा ने झुककर उनके पैर छू लिए। शांति देवी हड़बड़ा गई। अरे बिटिया, ये क्या कर रही हो? मीरा मुस्कुराई। माँ के पैर छूने में कैसी शर्म अम्मा। गांव वाले दंग रह गए। एक करोड़पति महिला मिट्टी के घर में बैठी थी। बिना किसी घमंड के उन्होंने खुद रामलाल को दवा दी, शहर से डॉक्टर बुलवाया, फिर घर के चारों तरफ नज़र डाली। टूटी दीवारें, खाली डिब्बे, और वो समझ गई कि आर्यन ने शहर में कभी अपने दुखों का ढिंढोरा नहीं पीटा, क्योंकि वो अपनी गरीबी को हथियार बनाना ही नहीं चाहता था। उसी शाम गांव में चर्चा आग की तरह फैल गई और उधर शहर में तूफान उठ खड़ा हुआ। मीरा के भाई रोहित ने गुस्से में फ़ोन किया। दीदी, आपको क्या हो गया है? आप एक गरीब लड़के के घर जाकर रह रही हैं। लोग क्या क्या बातें बना रहे हैं। मीरा शांत आवाज़ में बोली, मैं एक ईमानदार इंसान के घर आई हूँ रोहित, और मुझे इसमें ज़रा भी शर्म नहीं। फ़ोन कट गया। उस रात आंगन में लालटेन जल रही थी। शांति देवी ने झिझकते हुए कहा, बिटिया, हमारे घर में तुम्हारे लायक कुछ नहीं है। मीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मा, यहाँ जो सुकून है वो बड़े बड़े महलों में भी नहीं। और दोस्तों, उस रात 5 साल बाद पहली बार मीरा माथुर बिना किसी एसी वाले कमरे में मिट्टी की खुशबू के नीचे चैन की नींद सोई। अगले कुछ दिन मीरा ने गांव में बिता दिए। उन्होंने गांव के टूटे स्कूल को नया बनवाने का फैसला किया, पानी की टंकी और एक छोटा अस्पताल बनवाने की घोषणा कर दी। पूरा गांव हैरान था। लोग पहली बार समझ रहे थे कि बड़े लोग सिर्फ पैसे से नहीं, दिल से भी बड़े हो सकते हैं। एक रात आंगन में बैठे बैठे शांति देवी ने धीरे से पूछा, बिटिया, एक बात पूछूं? तुम्हारी आंखें मेरे बेटे को देखकर बदल जाती हैं। क्या तुम उसे पसंद करती हो? मीरा कुछ सेकंड के लिए शांत रह गई। उनकी नज़र धीरे धीरे दूर बैठे आर्यन की तरफ गई, जो खामोशी से आसमान देख रहा था, और शायद पहली बार उन्होंने बिना शब्दों के अपने दिल की बात खुद महसूस की। नहीं अम्मा, गलत नहीं पूछा। मीरा की आंखों में नमी थी। ये सुनकर आर्यन चौंक गया। माँ, आप भी ना कैसी बातें करने लगी। पर माँ तो माँ होती है। शांति देवी ने धीरे से कहा, बेटा, माँ से ज़्यादा कौन समझेगा कि तेरे मन में क्या है। आर्यन चुप हो गया, क्योंकि सच ये था कि वो खुद को जितना भी रोक ले, वो कब का मीरा को अपने दिल में जगह दे चुका था, पर उसका आत्मसम्मान उसे हर बार रोक देता था। दोस्तों, अब कहानी अपने चरम पर है। आर्यन का दिल और मीरा का प्यार, और इनके बीच खड़ी पूरी दुनिया। देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए। मीरा शहर लौटी तो उनके बंगले पर पूरा परिवार पहले से जमा था। भाई रोहित गुस्से में बोला, दीदी, पूरे शहर में तमाशा बन गया है। मीरा शांत रही। कौन सा तमाशा? एक गरीब लड़के के घर रहना, उसके परिवार के साथ खाना खाना। लोग क्या सोचेंगे? मीरा की आंखों में गुस्सा उतर आया। लोग यही सोचेंगे कि इंसानियत अभी जिंदा है। तभी उनकी भाभी बोली, दीदी, सच बताइए, क्या आप उस लड़के से शादी करना चाहती हैं? कमरा अचानक शांत हो गया। कुछ पल बाद मीरा ने धीरे पर बेहद साफ शब्दों में कहा, अगर चाहती हूँ तो गलत क्या है? सबके चेहरे बदल गए। रोहित चीख पड़ा, दीदी, आप करोड़ों की मालकिन हैं। और वो लड़का? मीरा ने बात बीच में काट दी, वो लड़का तुम सबसे ज़्यादा अमीर है। क्या मतलब? उसके पास ईमानदारी है, आत्मसम्मान है, इंसानियत है, और तुम लोगों के पास सिर्फ पैसा। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसी रात मीरा ने आर्यन को अपने बंगले के बगीचे में बुलाया। रात शांत थी, हल्की हवा चल रही थी। कुछ देर दोनों बिना बोले चलते रहे। फिर मीरा अचानक रुक गई। तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो आर्यन? आर्यन घबरा गया। मैडम, मैं। मीरा की आवाज़ भर्रा गई। हर बार खुद को छोटा क्यों समझते हो? आर्यन ने नज़रें झुका ली, क्योंकि यही सच है मैडम, आप आसमान हैं और मैं ज़मीन। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। पर आसमान और ज़मीन चाहे कितने भी दूर हों, क्षितिज पर तो वो मिल ही जाते हैं ना। फिर हम क्यों नहीं? आर्यन के पास कोई जवाब नहीं था। मीरा धीरे धीरे उसके करीब आई। मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े चेहरे देखे आर्यन,
पर पहली बार किसी ने मुझे मेरे पैसे देखे बिना सम्मान दिया। तुमने कभी मुझसे फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला, और शायद यही वजह है कि उनकी आवाज़ रुक गई। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ आर्यन। आर्यन की आंखें भर आई। उसने फ़ौरन पीछे हटते हुए कहा, नहीं मैडम, ऐसा मत कहिए, लोग आपका जीना मुश्किल कर देंगे। मीरा मुस्कुराई, पर आंखों में दर्द था। लोगों ने मुझे तब भी नहीं छोड़ा जब मैं विधवा हुई थी। लोग तब भी बोले थे जब मैंने अकेले ये कारोबार संभाला। अगर मैं लोगों के डर से जीती तो शायद आज यहाँ तक ना पहुँच पाती। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले और पहली बार उसने अपने दिल की बात कही। मैं भी आपसे प्यार करता हूँ मैडम, बहुत पहले से, पर हर बार खुद को रोक लिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से आपको दुनिया के सामने झुकना पड़े। मीरा ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। जिस इंसान ने मुझे फिर से मुस्कुराना सिखाया हो, उसके साथ चलना झुकना नहीं होता आर्यन, वो तो सिर उठाकर जीना होता है। कुछ ही दिनों में पूरे शहर में खबर फैल गई कि मीरा माथुर एक पानी बेचने वाले से शादी कर रही है। मीडिया में चर्चाएं शुरू हो गई। बिजनेस जगत हैरान था। रिश्तेदारों ने रिश्ता तोड़ने की धमकी दे दी, पर इस बार मीरा पूरी तरह बदल चुकी थी। उन्होंने साफ कह दिया, मैं किसी अमीर आदमी से नहीं, एक अच्छे इंसान से शादी कर रही हूँ। और दोस्तों, शादी किसी 5 सितारा होटल में नहीं हुई, ना कोई दिखावा, ना हजारों मेहमान। शादी उसी गांव रामपुरा में हुई जहां कभी आर्यन गरीबी में जीता था। पूरे गांव को फूलों से सजाया गया। मंदिर के बाहर रंगोली बनी थी। गांव वाले नए कपड़े पहनकर आए थे। शांति देवी की आंखों से खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। रामलाल, जिनकी तबीयत अब काफ़ी बेहतर थी, बार बार भगवान का धन्यवाद कर रहे थे। जब मीरा दुल्हन बनकर गांव पहुंची तो करोड़पति होने के बावजूद उनके चेहरे पर जरा सा घमंड नहीं था। वहाँ सिर्फ सच्चा प्यार था। आर्यन एक साधारण से कुर्ते में खड़ा था, पर उस दिन उसकी आंखों में जो सम्मान था वो किसी राजा से कम नहीं था। मंडप में बैठते वक्त मीरा ने धीरे से आर्यन का हाथ थामा। आज भी डर लग रहा है? आर्यन हल्का मुस्कुराया, अब नहीं, क्योंकि अब आप साथ हैं। मंत्रों की गूंज के बीच दोनों ने 7 फेरे लिए। पूरा गांव तालियां बजा रहा था। कई लोगों की आंखें नम थीं, क्योंकि दोस्तों, ये सिर्फ 2 दिलों की शादी नहीं थी, ये उस सोच की जीत थी जो इंसान को उसके पैसे से नहीं, उसके चरित्र से पहचानती है। शादी के बाद मीरा ने शहर का बड़ा बंगला छोड़कर गांव और शहर दोनों जगह रहना शुरू किया। उन्होंने गांव में स्कूल, अस्पताल और रोजगार केंद्र बनवाया। आर्यन हर काम में उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा और विक्रम सिंघानिया, उसकी सारी साजिशें बेनकाब हो चुकी थी। उसे कंपनी छोड़नी पड़ी। आर्यन को कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया, पर उसने अपना पहला फैसला यही लिया कि कंपनी के मुनाफे का एक हिस्सा हर साल गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होगा। लोग अब उनकी कहानी एक मिसाल की तरह सुनते थे। कहते थे, एक करोड़पति महिला ने एक गरीब लड़के में उसकी गरीबी नहीं, उसकी ईमानदारी देखी, और यही वजह थी कि ये रिश्ता दुनिया की हर दौलत से ज़्यादा मजबूत बन गया। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा सच यही है, ज़िंदगी में इंसान की असली कीमत उसके पैसे से नहीं, उसके चरित्र से होती है। गरीबी कमजोरी नहीं होती, और ईमानदारी से बड़ा इस दुनिया में कोई धन नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। पानी बेच रहे एक गरीब लड़के की मदद के बदले करोड़पति महिला ने उसके साथ जो किया। आपको ये कहानी कैसी लगी? मीरा माथुर की इंसानियत और आर्यन के आत्मसम्मान के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को ज़रा भी छुआ हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो असरदार हिंदी कहानियाँ को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।